हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका कि नाम है आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर। तो ये चैप्टर है 1। मैं आप लोग को बता दूँ, चैप्टर हमारा है 1 और ये है क्लास है हमारा 10th। क्लास 10th का ये चैप्टर 1 है और सब्जेक्ट है जियोग्राफी। ठीक है, तो जियोग्राफी का चैप्टर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसी का हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक ख़ास बात ये है कि इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे, मतलब एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म। तो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। जितना मैंने नोट्स बनाया है, ये जो आप लोग को सामने दिख रहा है, ये मेरा नोट्स है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे मैं इस नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चाहें तो देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं मेरे नोट्स को। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। एक बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे देख सकते हैं, और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देख सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। और जल्दी ही इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात जो मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, आप लोग को ये पता होगा। और डेवलपमेंट मतलब सबको को पता होगा, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज संसाधन और विकास के बारे में। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत व्हीकल्स का आवाज़ है तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, उसका मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि जगह ही ऐसा है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रिसोर्सेज होता क्या है। रिसोर्सेज का हिंदी तो हमने समझ लिया कि हाँ, रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन। डेवलपमेंट मतलब आप लोग को समझ आता होगा विकास क्या होता है। डेवलपमेंट सबसे आप फैमिलियर है, रिसोर्सेज सबसे भी आप फैमिलियर है, लेकिन अभी हम लोग रिसोर्सेज का डेफिनेशन जानेंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग को दिख रहा होगा, रिसोर्सेज का ये डेफिनेशन है। ये एग्ज़ाम में पूछता है, मैं आप लोग को बता दूं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है या फिर 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस में आ सकता है, जिसमें कि एग्जांपल्स भी पूछ देता है 3 मार्क्स में। तो ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। एकदम मुँह ज़बानी होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का डेफिनेशन ये होना चाहिए कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट। एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ही याद करें, आप इसे समझ लीजिए और फिर अपने से बना के अपने वर्ड्स में भी आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा यूँ कहें तो, क्योंकि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। रटना इज़ लाइक हो गया 5-6 तक, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अपने से बिल्डअप करना चाहिए कि खुद से आप लोग लिख सकें। तो रिसोर्सेज क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो फ्रेंड्स, इतना लंबा चौड़ा हमने पढ़ तो दिया, पर इसका मतलब समझते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोग को कि व्हाट इज़ रिसोर्स। अब बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, रिसोर्सेज को कुछ क्लासीफाई किया गया है कुछ बेसिस पे। 5 बेसिस हैं, 4 बेसिस हैं जिस पे रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है, और उन चारों को अभी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से बेसिस हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप लोग को यहाँ पे चारों बेसिस दिख रहे होंगे कैसे कैसे क्लासीफाई किए गए। ये सब कुछ आपको अपने बुक में ही मिलेगा, क्योंकि आप अपने साथ बुक्स खोल के भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी मैंने बुक के बाहर का नहीं रखा है, सब कुछ आपकी बुक के ही अंदर का है। सबसे पहला आधार क्या है? सबसे पहला आधार है, आधार मतलब समझिएगा बेसिस। ओके, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन आ सकता है ये कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरीज। ठीक है, तो सबसे पहला है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। इसमें 2 ही हैं, 2 में वर्गीकृत किया गया है इसको उत्पत्ति के आधार पे। किसको? तो संसाधन को। तो बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि इसका हिंदी होता है, बायोटिक का हिंदी होता है जैव और एबायोटिक का हिंदी होता है अजैव। तो इसको इस प्रकार वर्गीकरण इसका किया गया है। दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिबिलिटी का हिंदी होता है समाप्यता। समाप्यता से आप लोग समझ रहे होंगे समाप्त, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग लगा लीजिए, जो खत्म हो जाता है उसको अभी हम लोग आगे जाके डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ
एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पर। तो इसमें भी इसको दो में कैटेगराइज किया गया है, पहला है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो रिन्यूएबल क्या होता है? रिन्यूएबल का हिंदी होता है नवीकरण योग्य और नॉन रिन्यूएबल का हिंदी होता है अनवीकरण योग्य। तो इसका जो मैंने अभी टर्म बोला नवीकरण और अनवीकरण, इससे आप लोग को समझ आ गया होगा इसका मतलब ही। तो इसको हम लोग आगे चल के डेफिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाँ इन दोनों का एक्चुअल डिटेल मीनिंग क्या होता है। तीसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप का हिंदी होता है स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें है आपको 4 मिलेंगे। पहला तो है इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, दूसरा है कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक, तीसरा है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय और चौथा है इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय। इसको भी हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारा चौथा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है डेवलपमेंट के आधार पे, ठीक है, डेवलपमेंट के स्तर के आधार पे यानी कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के स्तर के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है इसको। तो इसमें है आपको 3 भाग। पहला तो है पोटेंशियल यानी कि इसका हिंदी होता है, आप लोग समझ लीजिए, हिंदी भी आप लोग को अपने साथ साथ बिल्ड करके चलना है, बिकॉज कभी कभी ऐसे टर्म्स आपको कहीं कहीं मिल जाएंगे, अपने लाइफ में ही मिल जाएंगे या फिर कहीं पढ़ाई में ही मिल जाएंगे, जिसका कि आप लोग को मतलब ही नहीं समझ आएगा कि अरे यार ये होता क्या है। क्योंकि बहुत से मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं इंग्लिश में तो समझ पाती थी, लेकिन अगर वही इंग्लिश का शुद्ध हिंदी शब्द दे दिया जाए तो मुझे समझ नहीं आता था। तो पोटेंशियल का मतलब होता है संभावी, ठीक है, डेवलप्ड स्टॉक्स यानी कि विकसित भंडार, और तीसरा है रिजर्व्स यानी कि संचित कोष। इन तीनों भागों में बांटा गया है। एक्चुअली 3 भाग नहीं है, 2 ही भाग है, मैंने गलती से बोल दिया 3 भाग। विकसित भंडार और संचित कोष करीब करीब एक ही में आता है, लेकिन इन दोनों का अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो इन दोनों को आगे चल के अच्छे से समझते हैं। तो अभी आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या किया गया है। तो आप लोग के बुक में पेज नंबर आपका जो फर्स्ट है उसमें आप लोग बुक खोल के अभी चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को एक फ्लो चार्ट दिया गया होगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा दिया गया है और कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो वो आप लोग खोल के देख लीजिए, उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा अगर अभी तक नहीं आया होगा तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में कि अब इन सब का डेफिनेशन क्या क्या है। क्योंकि हमेशा एग्जाम में आ जाता है कि मतलब इस व्हाट इज़ एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज, और ये भी आ जाता है कि क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एंड एक्सप्लेन इट। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इन सब के लिए आप लोग को एकदम रेडी रहना है। ये सब जो चीज़ें हैं ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अब हम लोग अच्छे से डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों के प्रकार, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब हम लोग जानते हैं कितने प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। हमने ये तो देख लिया कि रिसोर्सेज को किन किन आधार पर बांटा गया है। अब वो जो बांटा गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पे बायोटिक और अबायोटिक था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है। बायोटिक का हिंदी मैंने आप लोग को बताया जैव। तो बायोटिक रिसोर्सेज मतलब हो गया जैव संसाधन। अब ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये देख लेते हैं। आप लोग बायोटिक या बायोटिक बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें कुछ खास बताने वाली बात नहीं है। मुझे खुद याद है कि मैंने ये सब 5 में ही मुझे लगता है पढ़ा था, 5, 6 या 7 तक। 7 में तो मुझे याद ही है मैंने पढ़ा था, उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बुक में। तो आप लोग में से बहुत लोगों ने, अब मैंने पढ़ा है तो आप लोगों में भी पढ़ा होगा। तो बायोटिक रिसोर्सेज और अब एबायोटिक रिसोर्सेज से आप लोग बहुत फैमिलियर हैं। तो बायोटिक मतलब क्या होता है? जैव संसाधन। हिंदी याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है, कहीं कहीं आप लोग को मिल जाएगा जैव संसाधन। तो आप लोग ये मत कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि जैव संसाधन क्या होता है, सिंपली बायोटिक रिसोर्सेज होता है। तो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, सिंपल एकदम। तो इन संसाधनों की प्राप्ति बायोस्फीयर से होती है। बायोस्फीयर मतलब जीव मंडल होता है, ठीक है। और इनमें जीव व्याप्त है यानी कि इनमें जीवन रहता है, उन्हें कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, फ्लोरा है एंड फाना है। तो मनुष्य है, वनस्पति हो सकते हैं, वनस्पति की जो प्रजातियाँ होती हैं वो हो सकते हैं, प्राणी की जो प्रजातियाँ होती हैं वो हो सकते हैं, फिशरीज़ हो सकती हैं। तो जैसे कि फिशरीज़ मतलब मत्स्य जीवन, और ऐसी लाइफ स्टॉक वगैरह हो सकते हैं। सॉरी, लाइफ स्टॉक मैंने ऐसे ही बोल दिया। और ऐसे ही जिसमें ये क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ जिसमें लाइफ है वो बायोटिक रिसोर्सेज में आएगा। एग्जांपल्स बहुत हैं आपके पास, इसके एग्जांपल्स की कमी नहीं है और एबायोटिक की भी कमी नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की तरफ।
एबायोटिक रिसोर्सेज अजैव संसाधन। तो ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। तो वो सारे संसाधन, वैसे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जिनमें जीव नहीं है, जिनमें जीवन नहीं है, उन्हें अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि अजैव संसाधन कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं रॉक्स एंड मेटल्स। रॉक्स मतलब क्या होता है? चट्टाने। मेटल्स मतलब क्या होता है? धातुएं। तो ये आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ऑन द बेसिस ऑफ क्या कहते हैं, उत्पत्ति के आधार पे आप लोग को पूरी अच्छे से ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पूरे अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा रिसोर्सेज। इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। बीच बीच में मैं थोड़ा अटक रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि समाप्यता के आधार पे। एग्जॉस्टिबिलिटी याद रखिएगा, समाप्यता। ओके, इसमें सबसे पहले हमारा जो है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन, जिसको कि हम लोग फिर से उसको यूज़ में ला सकते हैं उस संसाधन को। ठीक है, उसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical processes are known as renewable resources। तो वैसे संसाधन जिन्हें फिजिकल यानी कि भौतिक, केमिकल यानी कि रासायनिक और मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक प्रोसेसेस, प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या फिर यूँ कहें कि पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि नवीकरण योग्य रिसोर्सेज कहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो इसके एग्जांपल्स में है सोलर एंड विंड एनर्जी। अब बताइए, सोलर विंड एनर्जी कभी ख़त्म हो सकता है? नहीं ख़त्म हो सकता है। ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल, वन्य जीवन, ये सब से जुड़े संसाधन को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब है फ्रेंड्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरण योग्य संसाधन। तो ठीक उसका अपोजिट है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ठीक अपोजिट है ये। दिस रिसोर्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। तो इन संसाधनों का विकास और इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत सारे लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, सम रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। तो इनमें से कुछ संसाधन अचक्रीय हैं, यानी कि उनको फिर से एक बार अगर उनका प्रयोग कर लिया जाए तो उस प्रयोग के साथ ही वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर से उनको जीवित या यूँ कहें फिर से उनको यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो ठीक रिन्यूएबल का उल्टा है। उसमें क्या थे कि हम लोग सोलर और विंड एनर्जी को फिर से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हम लोग एग्जांपल में देखें कोल, पेट्रोलियम, तो कोल को एक बार आप यूज़ कर लो तो क्या उसको फिर क्या यूज़ करोगे आप? वो तो राख बन गया। वैसे ही पेट्रोलियम का भी यूज़ कर लोगे, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप उसका क्या यूज़ करोगे? तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। इसके एग्जांपल्स हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मैंने बताया था, ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप मतलब होता है स्वामित्व। ओनरशिप का हिंदी होता है स्वामित्व। तो स्वामित्व के आधार पे रिसोर्सेज 4 भाग में बटे हुए थे, जैसा कि आप लोग को याद होगा। तो सबसे पहला था इंडिविजुअल, दूसरा था कम्युनिटी, तीसरा था नेशनल और चौथा था इंटरनेशनल। तो सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज, नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज का हिंदी अगर देखें तो कहा जाता है इसको हिंदी में व्यक्तिगत संसाधन। तो दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। तो ये संसाधन जो होते हैं वे निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। जैसे अपना कुछ अगर आपका रिसोर्स है, आपके घर के आपका मतलब एग्जांपल हम लोग ले ही लेते हैं। आपका मान लीजिए कि घर ही है, आपका फ्लैट है, आपका बंगलो है, आपका गार्डन है, तो वो हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। वो किसी और का उस पर हक नहीं है, आपका सिर्फ हक है, आपका उस पर स्वामित्व है। ठीक है, तो वो हो गया इंडिविजुअल रिसोर्स। दूसरा है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा होता है पार्क, पब्लिक पार्क्स होते हैं ना, ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। तो इसका हिंदी होता है, हिंदी में इसे कहा जाता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। तो ये संसाधन जो होते हैं दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे कि गाँवों में कोई जो पास्चर लैंड्स होते हैं, गाँव में मान लीजिए
पास्चर लैंड्स होते हैं, तो वहाँ पे गांव के जितने चारागाह हैं वो भी अपने पशु को चराने के लिए जा सकते हैं, वो हो गया, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क में ऐसा तो नहीं है कि केवल आप जाएंगे या केवल एक पर्टिकुलर पर्सन जाएगा, नहीं, वहाँ पे उस सिटी के सारे लोग जा सकते हैं, तो वो हो गया कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तीसरा है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, तो नेशनल रिसोर्सेज का हिंदी होता है राष्ट्रीय संसाधन। ओके, all the resources belong to the nation. The country has legal powers to acquire even private property for public good. तो राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं, तो देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो कहलाएंगे नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। और देश की सरकार को ये कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है, मतलब जो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं उसको भी वो अपने अंडर ले सकती है, अगर उसमें हमारा हित है, तो आम जनता का हित है तब। तो ये पावर है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट कह रही हूँ, कंट्री के पास। तो नेशनल रिसोर्सेज आप लोग को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज का एग्जांपल देख लीजिए। नेशनल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या कहता है कि ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। तो सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील, जिसको कि अगर किलोमीटर में देखें तो 22.2 किलोमीटर होगा, तो 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र यानी कि भूभागीय क्षेत्र, समुद्र व इसमें पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्र के होते हैं, राष्ट्र की संपदा होती है, तो इसी को कहेंगे नेशनल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में ये आएगा, तो आप लोग समझ सकते हैं, समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे कंट्री ओन रिसोर्सेज कहलाएंगे, या नेशनल रिसोर्सेज हैं वो सब, नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे, कंट्री ओन रिसोर्सेज हैं वो सब। तो अब है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज का हिंदी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। These are international institutions which there are international institutions which regulate some resources. तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर कंट्रोल्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। तो इन संसाधनों पर किसका अधिकार है? तो इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे संस्थाएं बनाए गए हैं जो, अब जैसे देखिए 12 नॉटिकल माइल्स तो है हमारा, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद मान लीजिए कि जो भी एरिया है समुद्र का, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वहाँ पे कोई भी आसपास कंट्री नहीं है, तो उस पर किसका अधिकार होगा? उसके लिए कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, उनका अधिकार होता है, उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी कंट्री उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकती है। तो आप लोग को समझ आ गया होगा अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर। सबसे पहला क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल मतलब मैंने आप लोग को बताया था, बताइए तो मैंने क्या बताया था? भूल गए? मुझे पता था आप लोग भूल जाएंगे, लेकिन बहुत बच्चे ने याद रखा होगा। तो पोटेंशियल का मतलब होता है संभावी, संभावी संसाधन। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। सिंपल इसका एकदम है डेफिनेशन, रिसोर्सेज विच आर फॉर्म्ड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। तो यह वैसे संसाधन है जो किसी प्रदेश में होते हैं, रहते हैं, प्रचुर मात्रा में रहते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, फिलहाल तक अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है, तो ऐसे को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly राजस्थान एंड गुजरात have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. तो उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेष करके राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, मतलब बहुत संभावना है, और वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स लगाए जा सकते हैं, बहुत सारे सोलर वहाँ पे प्लांट्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब है डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब कि विकसित संसाधन। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे देखिए आर मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे ए आर ही होगा, तो इसके लिए सॉरी।
resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। तो वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, ठीक है, और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसको कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। मतलब जिस पे काम शुरू किया जा चुका है वो हो गया डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम एंड कोल। अब है स्टॉक, मतलब भंडार, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा था जो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें संभावी था, विकसित भंडार और संचित कोष। तो विकसित और भंडार को यहाँ पे अलग अलग डिफाइन किया है, ठीक है। डेवलप्ड जो स्टॉक्स था उसको डेवलप रिसोर्सेज को अलग कर दिया है, स्टॉक्स को अलग कर दिया है, और फिर उसके बाद रिजर्व्स को भी अलग डिफाइन किया है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी होगी। अगर लिखने को आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डेवलप्ड स्टॉक्स और रिजर्व्स लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्टॉक्स क्या है। स्टॉक्स का हिंदी होता है भंडार। Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are included among stock। तो पर्यावरण में उपलब्ध वैसे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, यानी कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। किसकी पहुंच से? हम ह्यूमन बींग्स की पहुंच से। तो उन वैसे रिसोर्सेज को स्टॉक्स में रखा जाता है, भंडार में शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज़। तो उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उपलब्ध तकनीकी अभी नहीं है। तो ऐसे रिसोर्स को हम रखेंगे कहाँ? स्टॉक में। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा है रिजर्व्स। Reserves are the subset of the stock which can be put into use with help of existing technical know-how but their use has not been started। Reserves मतलब होता है संचित कोष। तो ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो उपलब्ध जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसकी सहायता से इसको प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की गई है, ऐसे को कहते हैं हम लोग रिजर्व्स। अब फ्रेंड्स देखिए, रिसोर्सेज बहुत हैं। रिसोर्सेज मतलब देखिए रिसोर्सेज सही सबको नहीं मिला है। अगर हम लोग बात कर ले सारे कंट्रीज़ की, सही रिसोर्सेज सब जगह नहीं डिवाइड हुआ है क्योंकि रिसोर्सेज तो भाई हमारे आने से पहले से भी का रिसोर्सेज है, तो वो सब अभी उसका क्लासिफिकेशन सब जगह सही ढंग से नहीं है। तो जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है वो ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं, जिसके पास कम रिसोर्सेज है वो कम यूज़ कर पाते हैं। और ये टेक्नोलॉजी की होड़ में, डेवलपमेंट की होड़ में रिसोर्सेज इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है, इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिना सोचे समझे कि उसके चलते कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने दिखा रखा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का उपयोग के कारण कुछ निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो ये समस्याएं क्या क्या हैं इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। मतलब क्या कि ग्रीडी पीपल जो होते हैं ना, उनका ग्रीड कभी ख़त्म होता ही नहीं है। अगर हम मान लीजिए, मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मुझे किसी चीज़ का लालच है तो मैं चाहूँगी कि मुझे और मिलता जाए, मुझे बहुत मिल जाएगा। फिर भी अगर और कहीं मैं उस चीज़ को देखूँगी तो मुझे लगेगा नहीं, और मिलता जाए। और हम लोग उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ व्यक्ति के लालचवश संसाधन बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं और बहुत मतलब बिना सोचे समझे कोई कंट्री अपनी डेवलपमेंट के लिए इस कदर रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है कि वो ये नहीं सोच रही कि रिसोर्सेज को थोड़ा कंजर्व भी करना चाहिए।
सेकेंड क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स दैट इज हैव्स एंड हैव नॉट्स, और यूँ कहें रिच एंड पुअर। तो संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, जिसको हम लोग अमीर और गरीब भी कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के कारण। तीसरा है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैड लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। संसाधन के अंधाधुंध प्रयोग के कारण शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रहा है। अगर हम लोग एकदम शुद्ध हिंदी कहें तो इसको कहेंगे हम लोग कि ओजोन परत अवक्षय हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं पैदा हो रही हैं। लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब हम लोग सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन ये सब पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग लैंड डिग्रेडेशन भी पढ़ेंगे। इसका उपाय क्या है? सबसे बेस्ट उपाय अभी तक जो भी कहा जाता है उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास इसका हिंदी है, सतत पोषणीय विकास। ठीक है, स पूरा त और त में हलंत, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It means that development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। तो इसका मतलब क्या है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। मतलब कि आज हम लोग कोल पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कल जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको हमें कहानियों में सुनाना पड़े कि हमारे टाइम पे कोल होता था, हमारे टाइम पे पेट्रोलियम होता था, ऐसा कुछ कुछ होता था। वो भी इस चीज़ को देख सकें, वो भी इसका यूज़ कर सकें, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अब आपकी बुक में एक रियो डी जेनेरो अर्थ समिट के बारे में दिया हुआ था, तो मैंने उसको भी नोट्स में इंक्लूड कर दिया है। ऐसे क्वेश्चंस तो अभी तक नहीं आए हैं इससे, और आए भी है तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको शामिल कर दिया बिकॉज एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनसीईआरटी। तो रियो डी जेनेरो में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसी के बारे में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। रियो डी जेनेरो एक जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पे एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो हेल्ड इन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, हेल्ड ऑन जून 1992 में वहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये था। वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। तो सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। एडॉप्टेड एजेंडा 21, तो इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हो सकता है कि कभी क्वेश्चन आ ही जाए रियो डी जेनेरो अर्थ समिट के बारे में, तो मैंने 5 पॉइंट लिख दिया है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा यार ये एजेंडा 21 क्या है, तो उसके बारे में भी मैंने लिख दिया है, इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स ऐसा ही होना चाहिए। मैंने बहुत जगह बहुत सारे वेबसाइट पे मैंने बहुत देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैं पढ़ाई करती थी उस टाइम पे, कि नोट्स में यार वो लोग बस कुछ कुछ लिख के छोड़ देते थे। जो कुछ ऐसे भी नोट्स थे ना जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते ही नहीं थे, वो लोग बस नोट्स के नाम पे कुछ भी अपना बना के वेबसाइट पे डाल देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट हैं जहाँ बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलते हैं, ये नहीं कहूँगी मैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सिर्फ नोट्स के नाम पर लाइन्स छाप देते हैं। तो मैं वैसा नहीं बनाना चाहती थी, मैं सच में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे नोट्स पढ़ लेंगे उसके बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने कोई भी पॉइंट कोई भी टॉपिक मिस नहीं किया है। तो एजेंडा 21, इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाई वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। तो यह एक घोषणा है, डिक्लेरेशन है, जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में UNCED यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। तो मैंने जैसा कि बताया अर्थ समिट 1992 जून में जो हुआ था उसमें इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी।
साइंड एट UNCED विच टुक प्लेस एट रियो डी जनेरो ब्राज़ील। अभी मैंने बताया कि 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में UNCED, जिसको कि हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, के तत्वाधान में स्वीकृति प्रदान की गई थी। एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एजेंडा 21 क्या है। एक एजेंडा है जिसका नाम दिया गया एजेंडा 21, जिसमें कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन तो ये है, क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा नहीं आता है, मैं बस बोल रही हूँ कि क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद रखना है, एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये MCQ में आ सकता है कि कब हुआ था ये अर्थ समिट, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस शहर में हुआ था, किस देश में हुआ था। तो ब्राज़ील याद रखना है, रियो डी जनेरो याद रखना है, जून 1992 याद रखना है। और इसमें मेन कौन सा एजेंडा अपनाया गया था, तो एजेंडा 21 याद रखना है। अब है रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि संसाधन नियोजन। अब जिस तरह से हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज ख़त्म होते जाएंगे, ऐसे हम लोग देखते रह जाएंगे। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें कि निम्नलिखित सोपान होते हैं। पहला तो क्या है, पहला है आइडेंटिफिकेशन। एक मिनट, इसका मुझे साइज़ बड़ा करने दीजिए। पहला क्या है, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये क्वेश्चन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी एग्ज़ाम में आएगा, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स का तो मैं नहीं कह सकती, बट इंटरनल में एक बार आ गया था ये क्वेश्चन और मैंने इसको स्किप कर दिया था, इसलिए मैंने नोट्स बनाते टाइम इसको डाल दिया कि नहीं यार, ये अगर आ गया तो आप लोग क्या कहिएगा कि तुम बोलती हो आप लोग की, आप बोलती हैं कि सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है और ये मिस हो गया, तो इसीलिए मैंने इसको भी डाल दिया। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी एक तालिका बनाना। तो इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण होता है, मानचित्र बनाया जाता है और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाया जाता है और उसको मापा भी जाता है, ठीक है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना है, मतलब उन दोनों को मैच करना है। यही है कुछ इसके प्रोसेस के जो क्या कहते हैं स्टेप्स हैं, कुछ यही सब। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोग को रिसोर्स प्लानिंग अच्छे समझ आ गया होगा। रिसोर्स प्लानिंग की क्या ज़रूरत है ये भी आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड एज अ रिसोर्स, लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सॉइल एज अ रिसोर्स पढ़ेंगे। तो लैंड रिसोर्स का हिंदी होता है भू संसाधन, जैसा कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। लैंड रिसोर्सेज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स। माउंटेन्स मतलब पर्वत, प्लेट्यूज मतलब पठार, प्लेन्स मतलब मैदान और आइलैंड्स मतलब द्वीप। तो यहाँ पे एक मैंने पाई चार्ट दिखा रखा है, लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स का पाई चार्ट है। इसमें आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा कि प्लेन्स का कितना एरिया है, प्लेट्यूज का कितना है। एक्चुअली सॉरी, मैं परसेंटेज लिखना शायद भूल गई हूँ। नहीं, परसेंटेज मैंने नीचे इंक्लूड किया है, देखिए। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड लिखा है परसेंटेज के बारे में भी। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन। तो 43% आप लोग को ये दिख रहा होगा, 43% मैदानी एरिया है हमारे भारत में। माउंटेन अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। माउंटेन 30% है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज़ प्लेट्यू रीजन, और 27% पठारी क्षेत्र है। फ्लो चार्ट मैंने दे दिया ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। नोट्स में फ्लो चार्ट इंक्लूडेड नहीं है, नोट्स में फ्लो चार्ट मतलब बस समझने के लिए आप लोग देख सकते हैं। अब है लैंड यूटिलाइजेशन।
हमेशा इससे क्वेश्चन आता है, मतलब हमेशा। भू उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन, भू उपयोग। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। तो भू संसाधन का हम किस किस कार्य में प्रयोग करते हैं? भू संसाधन का उपयोग किस किस उद्देश्यों में किया जाता है? तो निम्नलिखित उद्देश्यों में उसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला तो है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट लैंड आप लोग को पता ही होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? फॉरेस्ट बहुत सारे जीव जंतुओं का घर भी है। फॉरेस्ट का मतलब होता है वन। कुल मिला के 5 हैं इसमें उद्देश्य। पहला है फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में और मुझे लगता है कि बहुत बार आ चुका है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो वैसी भूमि जो कि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, उसमें 2 क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। पहला तो है बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन मतलब होता है बंजर और वेस्ट लैंड मतलब जिसमें कृषि नहीं की जा सकती है, मतलब खेती नहीं की जा सकती है। और दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, यानी कि जिसमें कल्टीवेशन नहीं होता है, उसमें कुछ और होता है, जैसे कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, रोड्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गए, उन सबको वो सब आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में। तीसरा क्या है? तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। तो फैलो लैंड पहले तो क्या होता है? फैलो लैंड का हिंदी होता है परती भूमि। तो परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, परती भूमि तो हमने देख लिया। तो इसमें 3 है। पहले तो है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। तो इसमें कि पास्चर लैंड क्या होता है? चारागाह होता है। और परमानेंट पास्चर्स यानी कि स्थायी चारागाहें, और ग्रेजिंग लैंड्स यानी कि अन्य गोचर भूमि इसमें आते हैं। दूसरा क्या है? लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन द नेट जोन एरिया। तो विविध क्षेत्रों, वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन जो भूमि होती है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं, यानी कि नेट जोन एरिया में जो शामिल नहीं है। तीसरा है कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब वहाँ कल्टीवेशन की जा सकती है लेकिन वो बंजर है, इसलिए दिक्कत आती है। लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। अब चौथा क्या है? फैलो लैंड्स, यानी कि परती भूमि। इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन आ जाता है। पहला तो है करेंट फैलो, यानी कि वर्तमान परती, जहाँ पे एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई। और दूसरा क्या आता है? अदर देन करेंट फैलो, यानी कि वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि, जिसको कि हम लोग पुरातन परती भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में पुरातन परती भी कहते हैं, जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। तो ये ध्यान में रखने वाली बात होगी। क्वेश्चंस ये क्या कहते हैं, 1 मार्क्स में आ सकता है ये सब क्वेश्चंस। कभी कभी नहीं, आई थिंक MCQ में तो नहीं आना चाहिए, ये 1 मार्क्स में ही आएगा। चलिए, नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेट जोन एरिया, ये क्वेश्चन आता है। तो नेट जोन एरिया क्या है भाई? नेट जोन एरिया है हमारा एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट जोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र इसको हिंदी में कहते हैं, या फिर निवल बोया गया क्षेत्र। तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को नेट जोन एरिया कहते हैं। नहीं, सॉरी, मैंने गलती बता दिया। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह नेट जोन एरिया कहलाता है। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब हम लोग इंडिया में देख लेते हैं कि भारत में भू उपयोग का क्या प्रारूप है, मतलब क्या पैटर्न है। पैटर्न का हिंदी प्रारूप होता है। लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या है? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु और मिट्टी के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आता है। हाँ, ये MCQ में आता है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, मैंने बोला था ना लैंड डिग्रेडेशन हम लोग को पढ़ना है। तो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेटिव मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन का?
भूमि निम्नीकरण इसका हिंदी होता है कंजर्वेटिव मेजर्स, यानी कि उसके संरक्षण के क्या उपाय हैं, इसको आज हम लोग अब हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि भूमि निम्नीकरण। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। तो इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है यानी डिग्रेडेड है। तो अब ये जान लेते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन की वजहें क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला वजह तो है भाई डिफॉरेस्टेशन। ये करीब करीब जितने भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ना, उसका सबसे पहला वजह यही है। ये मतलब आप लोग खुद भी नोटिस कीजिएगा, कुछ भी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम में सबसे पहला वजह आता है डिफॉरेस्टेशन। तो ये आप लोग आंख बंद करके लिख दीजिएगा। एग्जाम में आता है रीजंस देने को, मान लीजिए कि पूछ दिया 5 रीजंस लिखो, 3 रीजंस लिखो, सबसे पहला तो बिना सोचे समझे डिफॉरेस्टेशन लिख ही देना है। ठीक है, एकदम मतलब नंबर मिलना ही है आपको। कुछ भी इकोलॉजिकल हो, इन्वायरमेंटल हो, प्रॉब्लम से रिलेटेड ये क्यों हो रहा है, अगर वो नेचर से रिलेटेड तो सबसे पहला आएगा डिफॉरेस्टेशन। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। डिफॉरेस्टेशन का हिंदी क्या होता है मैंने आप लोग को नहीं बताया, सॉरी मुझे हंसी आ गई थी। डिफॉरेस्टेशन मतलब आप लोग जानते हैं इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, बिना सोचे समझे पेड़ों को काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, वो हो गया डिफॉरेस्टेशन। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग, मतलब अत्यधिक चारागाह के कारण, मतलब जो भूमि होती है उस पर अगर अधिक उसको चरा दिया जाएगा, गायों बैलों जो भी कहूँ मैं, जानवरों के द्वारा, तो उसके कारण भी लैंड डिग्रेडेशन की समस्या होती है। तीसरा है ओवर इरिगेशन, मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दिया जाए लैंड को, तो उसको भी लैंड डिग्रेडेशन की एक वजह माना जाता है। चौथा है माइनिंग खनन एक्टिविटीज़, बहुत ही मेजर फैक्टर है लैंड डिग्रेडेशन का। और फिर है क्वेरिंग। माइनिंग एंड क्वेरिंग एक में भी आप लिख सकते हैं, मैंने अलग अलग करके लिख दिया है। अब है कंजर्वेटिव मेजर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव मेजर्स मतलब इसको कैसे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन का उल्टा लिख दो इसमें आप। अगर कुछ बचाने का आ रहा है तो सबसे पहले आप लोग एफॉरेस्टेशन लिख दो। मैंने ये चीज़ मैंने किया है एग्ज़ाम में ऐसा, मैं इसलिए मैं बता रही हूँ, नंबर भी मिलते हैं बॉस। तो पहला तो है एफॉरेस्टेशन। ठीक है, दूसरा है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो शेल्टर बेल्ट्स क्या है ये, ठीक है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये तो ठीक है आपने कह दिया, मैंने कह दिया एक्चुअली, लेकिन आप लोग कहेंगे कि ये शेल्टर बेल्ट्स क्या है। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग को जाके ना इन सब के बारे में पढ़ना है, शेल्टर बेल्ट्स के बारे में। तो पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाया जाता है, उसी को कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स, जो कि ना विंड इरोजन को कम करता है। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, अगर हम ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल करते हैं तो ये भी एक कंजर्वेटिव मेजर हो सकता है। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस इन एरिड एरियाज, तो जो रेतीले तूफान आते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम लोग क्या कहते हैं उसको, मरुस्थल है वहाँ पे थॉर्नी बुशेस यानी कि कांटेदार या वहाँ पे जिस तरह के भी प्लांट उगते हैं उसको अगर ज़्यादा उगाया जाए तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो वहाँ की मिट्टी है उड़ के दूसरे जगह नहीं जाएगी। ये एक टाइप का विंड इरोजन कह सकते हैं हम लोग सैंड ड्यून्स को। चौथा है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, तो जो वेस्टलैंड है उसका एक अच्छा मैनेजमेंट किया जाए, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन की समस्या कम हो सकती है। अब जैसे कि हम लोग ने लैंड के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एज ए रिसोर्स। तो मिट्टी एक संसाधन के रूप में इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे मिट्टी का, कितने में क्लासिफाइड है, कैसे क्या है। सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पे आते हैं। तो मिट्टी का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। तो भारत में अनेक प्रकार के उचावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो इस कारण अनेक प्रकार की मिट्टियाँ विकसित हो गई हैं। तो उन मिट्टियों के बारे में अब हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो है एलुवियल सॉइल है। तो एक क्वेश्चन है मेरा आप लोग से, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। एलुवियल सॉइल नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है, आप लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं अपना बता देती हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है। मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ आता है फर्टिलिटी। मैं आप लोग के लिए हेल्प कर रही हूँ यार, आप लोग को। आप लोग मान लीजिए कि एग्जाम में है ना, तो देखिए सबसे पहला चीज़ मेरे दिमाग में आता है फर्टिलिटी। ये एक बेसिक फीचर है एलुवियल सॉइल का, ये फर्टाइल बहुत होता है। और दूसरा अगर माने तो
दूसरा कुछ नहीं आता, मेरे दिमाग में बस एक ही आता है, एलुवियल सॉइल का फर्टिलिटी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मैं आप लोग को एक तरह से हेल्प ही करूँ आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका पॉइंट्स बना दिया है। सॉरी मैं अपनी तारीफ़ करी उसके लिए माफ़ कीजिएगा आप लोग, नहीं करूँगी अब से, दिक्कत है मेरा थोड़ा, इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहला जो पॉइंट है इसका, कवर्स एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एलुवियल सॉइल को हिंदी में क्या कहते हैं। एलुवियल सॉइल को हिंदी में कहते हैं जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसको। तो ये जो मिट्टी है ना, पूरे विस्तृत रूप से फैली हुई है हमारे देश में, और देश की एक इम्पॉर्टेंट मिट्टी है, महत्वपूर्ण मिट्टी है। और जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। Deposited by 3 Himalayan river system, the Ganga, the Indus, the Brahmaputra। तो ये मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। अकॉर्डिंग टू देयर एज क्लासिफाइड एज भांगर, ओल्ड एल्यूवियल एंड खादर, न्यू एल्यूवियल। भांगर और खादर में इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एज, ठीक है। तो कणों, मान लीजिए छोटे कण हैं, बड़े कण हैं, उसके आधार पे अगर हटा दिया जाए घटकों के अलावा, मिट्टी की पहचान उसकी आयु से भी होती है। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है। पहला तो होता है बांगर, जिसको कि पुराना जलोढ़ भी कहते हैं यानी कि ओल्ड एल्यूवियल भी कहते हैं, और दूसरा होता है खादर, जिसको नया जलोढ़ कहते हैं यानी कि न्यू एल्यूवियल। तो बांगर सॉइल्स हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। तो बांगर मिट्टी में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल दैन द बांगर। तो खादर मिट्टी में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। रिच इन पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मिट्टी पोटैश, फॉस्फोरस और चूना युक्त होती है, जिससे कि गन्ने की खेती में आसानी होती है, या फिर चावल की खेती में। ये सब मेजर क्रॉप्स हैं इसके, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो मेजर क्रॉप्स है पैडी, शुगर केन, व्हीट, सीरियल क्रॉप्स एंड पल्स क्रॉप्स। तो गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसल इसमें मेनली उगाए जाते हैं। अब है ब्लैक सॉइल। एक और क्वेश्चन आप लोग के पास आता है कमेंट सेक्शन में, आप लोग को इसका आंसर देना है। ब्लैक सॉइल सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मेरे दिमाग में बताऊँ सबसे पहले क्या आता है? ब्लैक सॉइल सुनते ही सबसे पहले आता है कॉटन। सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कॉटन, क्योंकि इसमें इसका मेजर क्रॉप कॉटन है। ये आप लोग को याद रखना है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है यार, हमेशा, हर साल एक ब्लैक सॉइल से क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ब्लैक इन कलर, रंग में काला होता है ये। ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल्स एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको रेगर मिट्टी भी कहते हैं और काली कपास मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो इसमें ज़्यादातर क्या है, मतलब इसको कॉटन के लिए ही यूज़ किया जाता है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मेड अप ऑफ लावा फ्लोज एंड आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो ये लावा जनक सेलों से बनी है और इसकी नमी धारण की जो क्षमता होती है ना, वो बहुत होती है। स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along द गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन। तो ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है। तो एक आप लोग की बुक में एक मैप दिया हुआ है, उस मैप को आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी समझ लीजिए कि आधा मैप पे ही बेस्ड है। अगर आपने मैप देख लिया, आप आधा समझ गए ज्योग्राफी, ठीक है। तो आप लोग मैप देख लीजिएगा। मैप देख के आपको, क्योंकि कभी कभी देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, पूछ देगा कि ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो आप लोग को बुक में सब लिखा हुआ नहीं मिलेगा, स्टेट्स पूछ देता है। तो स्टेट्स आप लोग को बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, वो आप लोग को मैप से ही देखना पड़ेगा किस किस स्टेट में ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको हम लोग वहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आप लोग को अलग से करना है। मैप वर्क मैं कराऊँगी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर। अब है रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। तो देखिए इसमें, इस मिट्टी में यानी काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों की परिपूर्ण होती है, मतलब अच्छी मात्रा होती है, लेकिन इनमें फास्फोरस की कमी होती है, ये याद रखिएगा। अब पढ़ते हैं रेड एंड येलो सॉइल, यानी कि लाल और पीली मिट्टी। पीली मिट्टी, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल।
तो लाल मिट्टी दक्कन पठार की पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय यानी कि क्रिस्टलाइन इग्नियस क्रॉप्स, इसको हिंदी में कहते हैं रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। रेड कलर इज ड्यू टू, ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ देता है रेड कलर क्यों होता है रेड सॉइल का। तो रेड कलर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसको मैं ऐसे घेर देती हूँ, देखिए बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया है। प्लीज़ बच्चों इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो मेरे नोट्स अगर आप लोग लिख रहे हैं तो इसके सामने ना ऐसे छोटा सा कुछ बिंदु उंदु बना दीजिएगा, ताकि ये इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ ऐसे कर लीजिएगा। तो रेड कलर इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इन मिट्टी का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में यानी कि क्रिस्टलाइन और एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में लौह धातु यानी कि आयरन के डिफ्यूजन के कारण होता है, यानी कि लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। और इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है, यानी कि इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। अब पढ़ते हैं लैटराइट सॉइल। आप लोग पूछिएगा लैटराइट सॉइल का हिंदी क्या होता है। सॉरी, इसका हिंदी लैटराइट सॉइल ही होता है। लैटराइट सॉइल ही होता है, लैटराइट। मैं इतना मतलब फास्ट बोलने का आदत हो गया ना आजकल, कुछ ज़्यादा ही हो गया है कि मैं कभी कभी पूरा वर्ड्स प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आप लोग को थोड़ा समझने में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो सॉरी। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मेरी गलतियों को आप लोग को ही सुधारना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं, उस पर मैं काम करूँगी ताकि मैं खुद को सुधार सकूँ। तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है लेटर, जिसका कि मतलब होता है ईंट। डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो ये इस मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन, यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन यानी कि लीचिंग का परिणाम है। क्या होता है ना, मैं परिणाम को परिमाण पढ़ देती हूँ कभी कभी, तो इसलिए मैं अटक जाती हूँ। परिणाम है, ठीक है। प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन, इरोजन एंड डिग्रेडेशन। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अभी पूछूं या बाद में पूछूंगी, छोड़ी बाद ही पूछती हूँ। तो इनमें जो होता है ना, इरोजन का हिंदी देखिए होता है अपरदन, और डिग्रेडेशन का होता है भूमि निम्नीकरण, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। तो इनमें उसकी संभावना ज़्यादा होती है। ऑकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। कर्नाटक, केरला नहीं, महाराष्ट्र। ऑकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स, तो ये दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती हैं। यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, तो देखिए इसमें ज़्यादातर चाय और कॉफ़ी की ही खेती होती है, और ये ज़्यादातर होता है कहाँ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। लेटरेटेड सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट्स। किसको किसको काजू पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटरेट मृदाएँ यानी कि मिट्टियाँ काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। एरिड सॉइल्स, नाम ही से कुछ अजीब लगता है, एरिड फीका एकदम रफ टाइप, मरुस्थलीय मिट्टी। तो रेड टू ब्राउन इन कलर, लाल से भूरे रंग की होती है मिट्टी। सैंडी इन टेक्सचर एंड सैलिन इन नेचर, तो मिट्टी आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। कैन बिकम कल्टिवेटेड आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, तो इसमें कल्टिवेशन किया जा सकता है उचित सिंचाई के बाद। फॉरेस्ट सॉइल्स, यानी कि फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, वन की मिट्टी। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, तो वैसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, कोर्स ग्रेन्ड इन अपर साइड्स, फाउंड इन लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एल्यूवियन फैंस, दीज सॉइल्स आर फर्टाइल। तो नदी घाटियों में ये मिट्टी दोमट होती है और सिल्टदार होती है, लेकिन ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों की मिट्टी हो जाती है, ठीक है।
नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेष करके नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं। देखिए अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन मतलब होता है मिट्टी अपरदन, हिंदी याद रखिएगा अपरदन, और सॉइल कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को सॉइल इरोजन कहते हैं, यानी कि मिट्टी अपरदन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इरोजन, ऐसे मैं कह दे रही हूँ टाइप्स ऑफ इरोजन। गली इरोजन। गली इरोजन क्या है? द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल्स नोन एज गलीज। तो बहता जल, बहता जल मृत्तिका युक्त मिट्टियों को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिनको कि गलीज कहते हैं, और हिंदी में अवनलिकाएं कहते हैं इसको। The land become unfit for cultivation and is known as bad land. In the Chamal Basin, such land are called ravines. तो ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती है और इसे उत्खात भूमि कहते हैं, यानी कि बैड लैंड कहते हैं। और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड, इंग्लिश में कहे तो रेवाइन कहा जाता है। कहे तो नहीं, इंग्लिश में बोले तो रेवाइन कहा जाता है। ऐसे थोड़ा एटीट्यूड टाइप से। सीट इरोजन। Sometimes water flows as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the top soil is washed away. तो कभी कभी क्या होता है कि जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता चला जाता है। ऐसी स्थिति में जो इस क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी होती है ना, घुलकर जल के साथ ही बह जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? सीट इरोजन कहा जाता है। अगर हिंदी में कहे तो, हिंदी में बोले तो चादर अपरदन। विंड इरोजन। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज कॉल्ड विंड इरोजन। तो जो हवा होती है यानी पवन, अगर बैकग्राउंड व्हीकल्स का आवाज़ है उसके लिए फिर से सॉरी, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विंड इरोजन। इंग्लिश में बोले तो विंड इरोजन हिंदी में बोले तो पवन अपरदन। अब देखते हैं रीजंस ऑफ सॉइल सॉइल इरोजन के रीजंस क्या क्या हैं। वही पहला वही है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, डिफोरेस्टेशन सब में आता है। ओवर ग्रेजिंग बता ही दिया मैंने। विंड हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के भी कुछ गलत तरीके होते हैं जिनके कारण सॉइल इरोजन की समस्या पैदा हो सकती है। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहला तो है कॉन्टोर प्लगिंग, जिसको कि हिंदी में कहते हैं समोच्च जुताई। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसको कंट्रोल प्लगिंग कहा जाता है और ये कंजर्वेटिव मेजर है। दूसरा है टीरेस कल्टीवेशन। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करता है। और अगर एग्जाम्पल में ले लें तो पश्चिम और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि यानी टीरेस फार्मिंग काफ़ी विकसित है। तो इससे क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कम होता है। फिर है स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड। बहुत कुछ कह दिया इसने, अब समझते हैं क्या क्या कह रहा है। कहना ये चाह रहा है ये कि बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है, ठीक है, और उसके बाद फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। और ये घास की पट्टियाँ क्या करती हैं? ये पवन द्वारा जनित बल को कमज़ोर कर देती हैं। और इस तरीके की पट्टी कृषि को क्या कहा जाता है? स्ट्रिप फार्मिंग कहा जाता है। अब है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाया जाता है, जिसको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। और एफोरेस्टेशन इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। देखिए अगर क्या कहते हैं उसमें आ गया रीजंस ऑफ सॉइल इरोजन में डिफोरेस्टेशन आ गया ना, तो कंजर्वेटिव मेजर्स में एफोरेस्टेशन आना ही आना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को एक चीज़ मैं बना के दिखाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिएगा। मैं स्माइली बना रही थी। तो वीडियो ख़त्म हो गया है और पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने आप लोग को चैप्टर। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहिए तो पहले तो जो ऑब्जेक्टिव्स 4-5 दिए हुए हैं उसका मैंने शॉर्ट्स डाल दिया है अपने चैनल पे, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिए, उसमें से आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। और उसके बाद मैं इस वीडियो के बाद ही डालने वाली हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है शायद, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट वीडियो ऐसे आने वाला एनसीईआरटी, मैं भी कंफ्यूज हूँ। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करूँ, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, तो आप लोग ज्योग्राफी के बाद हम लोग ज्योग्राफी का ही सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक ज्योग्राफी के 4 चैप्टर्स हो नहीं जाते तब तक हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स की तरफ नहीं जाएंगे। ज्योग्राफी का 4 चैप्टर्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हिस्ट्री की तरफ, देन इकोनॉमिक्स एंड देन लास्ट में पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड आगे की मेरी वीडियोस के लिए। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन देखना है इस चैप्टर का पूरा, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप एक्सप्लेनेशन पूरा देख सकते हैं इस चैप्टर का। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है मैंने बुक का पीडीएफ से, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें आप लोग को और मज़ा आएगा देखने में, पूरा एक एक लाइन समझ जाइएगा हिंदी में। ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैंने पहली बार अपने चैनल पे ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो डाला है पूरा चैप्टर का एक ही वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलिएगा कैसा लगा। अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मैं ज़रूर दूंगी। ऐसा मत समझिएगा कि आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना ये एक्सप्लेनेशन तो आप यार डिसलाइक भी कर सकते हैं। बस मुझे देखना है, मुझे अपना रिव्यू आप लोग दीजिए मुझे मेरे वीडियो पे कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो। और हाँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।